नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2011 में जो हमारे देश में जनगणना हुई थी, उस जनगणना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या फिर रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में जो प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या फिर आपको अनअकैडमी का कोई भी कोर्स मैक्सिमम डिस्काउंट के ऊपर परचेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के जितने भी कोर्स हैं उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री लाइव क्लास होती है और ये जो आपकी लाइव क्लास हैं इनमें फ्री टेस्ट भी होता है। तो अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम के लिए जीके और करंट अफेयर की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की आप मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। रात में जो 10 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग टीसीएस के प्रश्नों को कर रहे हैं और कल से जो 12 बजे वाली क्लास होगी इसमें हम लोग करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंसस से जुड़े हुए जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश की जो पहली जनगणना है इसकी शुरुआत कर दी थी लॉर्ड मेयो ने। कौन से साल में? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा आपके देश में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नियमित जनगणना की तो वो हमारे देश में 1881 में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत उस समय के जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे लॉर्ड रिपन, इनके द्वारा की गई थी। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली जनगणना वैसे 1872 में हुई थी लेकिन जो हमारे देश में पहली नियमित जनगणना है ये आपकी 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना है ये आपकी 1951 में हुई थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो जनगणना है वो हर 10 साल के अंतराल पर होती है। आपको पता होगा कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, अगली जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण 2021 में आपकी जो वो जनगणना है वो शुरू नहीं हो पाई थी। अब बात करते हैं 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या आयुक्त का एक कार्यालय होता है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या आयुक्त का जो कार्यालय है जो कि हमारे गृह मंत्रालय के अधीन एक बॉडी है, इसी के द्वारा हमारे देश में जनगणना कराई जाती है। 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी इसका शुभंकर क्या था? तो यहाँ पर आप इसका मैस्कॉट देख सकते हैं। जनगणना के थैले के साथ में यहाँ पर एक एनिमेटेड महिला है जिसको 2011 के सेंसस का मैस्कॉट बनाया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या आयुक्त की बात करें यानी कि उस समय जो हमारे देश के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था सीएम चंद्रमौली। क्या नाम है? सीएम चंद्रमौली इनका नाम था और ये हमारे जनगणना आयुक्त थे। स्लोगन की बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपके 2011 के सेंसस का स्लोगन था। अगर हम बात करें 2011 के जनगणना की तो ये हमारे भारत की 15वीं जनगणना थी। और अगर हम लोग आज़ाद भारत की बात करते हैं तो ये आपकी 7वीं जनगणना थी। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो हमारी जनसंख्या 121.06 करोड़ थी, जो कि पूरी दुनिया की जो कुल आबादी है उसका 17.5% था। यानी कि अगर पूरी दुनिया में 100 लोग हैं तो उस स्थिति में 17.5 लोग आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि जनसंख्या के मामले में हम लोग दुनिया में चीन के बाद में दूसरे स्थान पर हैं। यानी कि विश्व में चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और उसके बाद में हमारे देश भारत का दूसरा स्थान है। 2001 में जो हमारी जनगणना हुई थी उससे अगर हम लोग तुलना करते हैं तो 2011 की जो हमारी जनगणना है
उसमें आपके 18.1 करोड़ लोग बढ़ गए थे। यानी कि जो आपकी वृद्धि दर थी वो 2001 की 17.64% थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल 181 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि 10 सालों में हमारे देश में बढ़ गए थे, यानी कि इतने लोग नए आ गए थे। और 17.64 ये टोटल परसेंटेज थी अगर हम लोग वृद्धि दर की बात करते हैं। अच्छा, एक हमारे देश में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना भी होती है, तो ये आपके 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम ये 2011 में भी हुआ था, लेकिन इसका डेटा जारी नहीं हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की जो पहले सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना है ये आपकी 1931 में हुई थी। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। देखिए, 2011 में जब हमारी जनगणना हुई थी तो इस जनगणना के अनुसार हमारे देश में 79.8% हिंदू हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 14.2% आपके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, 2.3% हमारे ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, 1.72% सिख कम्युनिटी के लोग हैं, 0.7% बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं और 0.37% हमारे देश में जैन लोगों की जनसंख्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपको भारत देश में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे और सबसे कम आपको जैन धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारे देश में जो शहरी जनसंख्या है। ध्यान रखिएगा, देश की जो कुल जनसंख्या है यानी कि उस समय जो 121 करोड़ थी उसमें से 37.7 करोड़ हमारी शहरी जनसंख्या थी। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये आपकी 83.3 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र में है, जहाँ पर लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, जहाँ पर लगभग 15 करोड़ लोग गाँव में निवास करते हैं। अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या आपको दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में मिलेगी, जहां पर इसका परसेंटेज 97.50% है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एससी और एसटी जनसंख्या की। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है ये उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेगी। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट का मतलब है हम लोग अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। तो अनुसूचित जाति की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेगी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में आपकी कोई भी एससी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। तो ये अभी आपके पूछा गया था CBT 2 में, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन परसेंटेज में बात करते हैं तो ये आपको पंजाब राज्य में मिलेगी। यहाँ पर 31.9% टोटल शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या की बात करें तो ये आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश राज्य में आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब में बात करें तो ये आपके लक्षद्वीप में है, जहाँ पर कुल जनसंख्या का 94.8% हमारे एसटी कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पर आपको शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन बिल्कुल शून्य मिलेगी। तो ये पूछा जा सकता है, पहले कई एग्जाम में ये आ भी चुका है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, ये जो हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर आपको शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। वहीं पर हरियाणा और पंजाब ऐसे हमारे 2 राज्य हैं जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको कोई शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। फिर बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या हमारे देश में 62.32 करोड़ है, यानी कि लगभग 51.47% है। वहीं पर अगर हम लोग महिला जनसंख्या की बात करें तो ये आपका 58.75 करोड़ है, जो कि परसेंटेज में आपका 48.53% है। वहीं पर मैंने आपको 10 की वृद्धि बता दी है, यानी कि अगर हम लोग 2011 की तुलना करते हैं 2001 की जनसंख्या से, तो हमारे देश में टोटल 17.7% जनसंख्या की वृद्धि हुई है।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 19 करोड़ से ज़्यादा, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य का नंबर आता है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं तो सिक्किम में आपके सबसे कम जनसंख्या है और दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम। फिर अगर हम लोग सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले यूटी की बात करते हैं तो आपको पता होगा दिल्ली, जो कि हमारा एक यूटी है, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है सारे यूटी में, जो कि 1.67 करोड़ है। वहीं पर अगर हम लोग सबसे कम जनसंख्या वाले यूटी की बात करते हैं तो ये हमारा लक्षद्वीप है, जहाँ की जनसंख्या टोटल 64,000 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले अगर हम ज़िले की बात करते हैं तो ये हमारा ठाणे है, जो कि आपके महाराष्ट्र का ज़िला है। वहीं पर अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले की बात करते हैं तो ये आपका दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और ये प्रश्न भी अभी एनटीपीसी में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, दिबांग घाटी जिला जो आपके अरुणाचल का है, यहाँ पर 8,000 से कम लोग निवास करते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश में जो सेक्स रेशियो है, यानी कि जो आपका लिंगानुपात है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 1,000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं देखने को मिलेंगी। कितनी महिलाएं हैं? केवल 943 महिलाएं हैं, यानी कि जो 57 पुरुष हैं इनकी शादी वगैरह नहीं होगी। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो केरल में आपके 1,084 है, यानी कि अगर यहाँ पर 1,000 पुरुष हैं तो उन 1,000 पुरुषों के ऊपर 1,084 महिलाएं आपको मिलेंगी। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। और इसका अंदाज़ा आप लोग ऐसे लगा सकते हैं कि दक्षिण के जो हमारे राज्य हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर के राज्यों से ज़्यादा डेवलप हैं। वहीं पर अगर हम लोग न्यूनतम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा कम है। आपने ये भी देखा होगा कि हरियाणा की जो हमारी लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे भी हैं। इसके बावजूद हरियाणा की जो सेक्स रेशियो है वो आपकी 879 है, यानी कि यहाँ पर प्रति 1,000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ आपको 879 महिलाएं देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर नीचे से दूसरे स्थान पर है और सिक्किम हमारा नीचे से तीसरे स्थान पर है। अब हम लोग यूटी की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, 1,037 है। और सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करें तो ये आपके दमन और दीव में है। दमन और दीव आपको पता होगा एक बहुत ही छुटका सा केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि अब दादरा और नागर हवेली इसमें मिल चुकी हैं, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुई थी तो ये अलग था और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो मात्र 618 है। इसका मतलब यह है कि प्रति 1,000 पुरुषों पर आपको सिर्फ 618 महिलाएं ही यहाँ पर मिलेंगी। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करते हैं तो ये आपका माहे है। पुडुचेरी का जो माहे ज़िला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है और ये आपका 1184 है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं जिलों की कैटेगरी में तो ये हमारा दमन हो जाएगा, जहाँ पर आपको सिर्फ 534 महिलाएं देखने को मिलेंगी प्रति 1,000 पुरुषों पर। तो ये सारे महत्वपूर्ण डेटा हैं, इन्हें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो ध्यान रखिएगा 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमारे देश में जो साक्षरता दर है वो 74% है। कितना है? 74% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 82.14% है। महिला साक्षरता की बात करें तो ये 65.46% है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो आपको केरल राज्य में मिलेगी, जहाँ पर 94% है। मिजोरम दूसरे स्थान पर आता है, जहाँ पर 91.58% है। न्यूनतम साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके बिहार में है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा जो हमारा बिहार राज्य है वहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कम है, मात्र 61.8% है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका 65.4% है और ये नीचे से दूसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो लक्षद्वीप हमारा सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की साक्षरता दर 91.85% है। दादरा और नागर हवेली इसमें दूसरे स्थान पर आता है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया ये लक्षद्वीप है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ये हमारा दादरा और नागर हवेली है।
कौन है? दादरा और नागर हवेली आपका सबसे कम लिटरेसी रेट वाला यूनियन टेरिटरी है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिले की बात करें तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, शेरछिप है जो कि हमारे मिजोरम का है और ये आपके भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। वहीं पर सबसे कम साक्षरता वाले जिला की बात करते हैं तो ये हमारे मध्य प्रदेश का जिला है और इसका नाम है अलीराजपुर। क्या नाम है? अलीराजपुर इस जिले का नाम है। तो अगर कोई मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के आसपास का है तो आप लोग कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर इतना कम लिटरेसी रेट क्यों है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी कि जनसंख्या घनत्व की। तो ध्यान रखेंगे हमारे देश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर हम लोग 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया लेते हैं तो यहाँ लंबा 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया लेते हैं तो इसके अंदर आपके 382 लोग भारत में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको बिहार में मिलेगी। ध्यान रखिएगा बिहार में ये संख्या 1106 है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ये आपका सेकंड पोजीशन पर है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 1028 है। यानी कि 1028 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको मात्र 17 व्यक्ति मिलेंगे। मिजोरम इसमें दूसरे स्थान पर है जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको 52 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। यूटी की बात करते हैं तो दिल्ली हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यूटी है और अगर हम लोग यूटी और राज्य दोनों को मिलाते हैं तो उसमें भी दिल्ली आपका टॉप पर है। तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दिल्ली में आपके निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले यूटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जहां पर मात्र 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की बात करते हैं तो ये हमारे दिल्ली का उत्तरी दिल्ली जिला है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की बात करते हैं तो ये आपके अरुणाचल का दिबांग वैली ही है जहां पर मात्र 0.8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया हम लेते हैं तो उसमें आपको एक ही व्यक्ति मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बाल लिंगानुपात की। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। ध्यान रखिएगा 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार हमारे देश में जो बाल लिंगानुपात है ये आपका 919 है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम लोग 0 से 6 वर्ष एज के बच्चों की बात करते हैं तो उस स्थिति में 1000 बच्चों पर आपको 919 बालिकाएं देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाला जो हमारा राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है जहां पर आपको 972 लोग देखने को मिलेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले राज्य की बात करते हैं तो ये एक बार फिर से हमारा हरियाणा है जहां पर प्रति 1000 बच्चों पर आपको 834 बच्चियां देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण डेटा थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। हालांकि जो जनसंख्या का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये संभव है कि जो हमने डिस्कस किया है उससे बाहर भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पर ज़रूर डिस्कस कर लें। तो आइए अब जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, विशेष तौर पर एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो ये अभी पूछा गया था और ऊपर मैंने आपको बता ही दिया। ये राज्य हमारा नागालैंड है तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी संख्या 53 है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में टोटल आपके 53 शहर ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या आपके 10 लाख से ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये अभी मैंने आपको बताया
जनसंख्या घनत्व तो हमारी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। बिहार में आपके सबसे ज़्यादा है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये भी आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में ही पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में है? तो सबसे कम जनसंख्या आपके अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका दिबांग वैली है, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये इस साल एसएससी सीजीएल में पूछा गया टीसीएस के द्वारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है? तो यहाँ पर आपसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा 2011 के सेंसस के अनुसार ये हमारा 55 है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की बात करते हैं तो ये हमारा केरल राज्य है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और सबसे कम आपके बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर आपकी 90% से अधिक है? तो अगर हम लोग राज्यों की बात करते हैं, केरल में भी आपके 94% है जो कि सबसे ज़्यादा है, और दिए गए ऑप्शन में मिजोरम हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी साक्षरता दर 90 से अधिक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब इसको अगर आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आपका दिमाग ये काम करे कि केरल का ही कोई जिला होगा, यानी कि एर्नाकुलम या कोट्टयम होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मिजोरम का जो सेरछिप नाम का जिला है यहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप देख सकते हैं कि सेरछिप जिले में 97.91% साक्षरता है, फिर आपका आइजोल आता है, उसके बाद माहे है और फिर आता है केरल का कोट्टयम जिला। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 940 हमारे देश में लिंगानुपात था, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये हम लोग निकटतम लेंगे, वैसे आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो लिंगानुपात है वो 943 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं आपको मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है और दिल्ली हमारा सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं पर जिले की बात करते हैं तो ठाणे आपके सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है, तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि महिला साक्षरता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा 65.46% है, यानी कि प्रति 100 महिलाओं में हमारे देश में लगभग 65.5 महिलाएं साक्षर हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर अगर हम लोग पुरुषों की बात करते हैं तो इनकी साक्षरता दर 82.14% है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की गई है, ऊपर भी मैंने आपको बताया ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है ये आपको हरियाणा में मिलेगा और सबसे ज़्यादा हमारे केरल में है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, ये परसेंट हमारा 22% है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार हमारे देश में 100 में से जो 22 लोग हैं ये आपके बिलो पॉवर्टी लाइन निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो पहला हमारा यूपी है, दूसरे स्थान पर आपको महाराष्ट्र मिलेगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से
किसमें बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बिना बसे हुए गांव की बात करते हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा बिहार में मिलेंगे। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में 1129 गांव ऐसे हैं जो कि इनहैबिटेड हैं। केरल में ऐसे गांवों की संख्या 779 है और उत्तर प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या 545 देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश का कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब ये अपने आप में ही काफ़ी टफ प्रश्न है। अगर हम लोग यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि अगर हमारे देश में टोटल 100 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज ग्रुप 0 से 6% है, तो आपको बताना है कि इन 100 में से कितने 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे ऐसे हैं जो कि गांव में निवास करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनकी संख्या 74.05% है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि कोई भी ऐसा बंदा जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और वो आपके कम से कम एक भाषा में पढ़ या लिख सकता है, ऐसे सारे व्यक्तियों को हम लोग कहेंगे साक्षर। तो सिंपल शब्दों में 7 साल उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए और वो आपके किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकने में सक्षम हो। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? तो भारत में अगर हम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये 14.2% है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सबसे ज़्यादा हिंदू हैं 79.8%। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो ये 14.2% है और सबसे कम आपको जैन कम्युनिटी के लोग मिलेंगे जिनकी संख्या मात्र 0.37% है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और डेटा थे उनको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद यही करता हूं कि जो भी आपके आगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न आएगा वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।